हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के 9 इंपॉर्टेंट आपके हम गद्यांश को देखने वाले हैं। याद रखेंगे 9 इंपॉर्टेंट गद्यांश जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट सीरियस हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और केवल देखना ही नहीं दोस्त, आप समझ जाइए कि राष्ट्र का स्वरूप जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कह सकता हूं कि ये VVI टॉपिक के अंतर्गत आता है, इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। दूसरा हमारा अशोक का फूल, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जानते हैं। और तीसरा ये तो कहना ही नहीं है, भाषा एवं आधुनिकता, ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम तीनों चैप्टर से मिलाकर हम 9 इंपॉर्टेंट हम क्या बता रहे हैं, गद्यांश को बता रहे हैं। तो चलिए दोस्त, मैं इतना ही कहूंगा, 10 नंबर में आपको गद्यांश पूछा जाता है, 100% पेपर में यहीं से आएंगे, मैं स्पष्ट रूप से आपसे कह दे रहा हूं, 101%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारा 9 इंपॉर्टेंट गद्यांश है इसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमने सबसे पहला इंपॉर्टेंट गद्यांश ले लिया है। अब एक एक पढ़ के मैं सुना दे रहा हूँ, समझाऊंगा, सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले गद्यांश का मतलब क्या होता है, एक ये पैराग्राफ दिया है, इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दे देंगे और इन 5 क्वेश्चन के आंसर इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है, यही आपका गद्यांश, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, ये जो नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं ये सभी 2-2 मार्क्स के हैं, मतलब 2-2 नंबर के। इससे 2 नंबर, फिर से इससे 2 नंबर, फिर इससे 2 नंबर, फिर इससे आपके 2 नंबर और अंत में इससे भी 2 नंबर। तो इस तरीके से 2-2 नंबर सभी के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मैं एक बार पढ़ के पहले गद्यांश समझा दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, कह रहा है कि भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक क्या है, कर्तव्य है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा गया, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागृत होंगे उतना ही हमारा राष्ट्रीयता बलवलित हो सकेगी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं, पृथ्वी सच्चे, मतलब यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है, माता है, ठीक है ना। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा वह निर्मूल होती है। मतलब लेखक ये कहते हैं कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा वो क्या है, निर्मूल है, उसका कोई मूल्य नहीं है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पलवलित होगा, ठीक है। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्योपांत जानकारियां प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक क्या है, धर्म है, ठीक है ना। कर्तव्य के साथ साथ क्या है, आवश्यक हमारा धर्म भी है। तो ये था हमारा एक पैराग्राफ। अब इसके नीचे हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक करके हम सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश के क्या लिखा गया है, गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको शीर्षक का नाम बताना है और लेखक का नाम बताना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे जी, ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले शीर्षक का नाम यहाँ पे और फिर लेखक का नाम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाठ्य का शीर्षक, पाठ्य का शीर्षक। पाठ्य का शीर्षक क्या हो जाएगा जी, पाठ्य का शीर्षक क्या हो जाएगा, पाठ्य का शीर्षक ये किस पाठ्य से लिया गया है, तो आप भी जानते हैं भूमि शब्द आ रहा है। देखिए यहाँ पे भूमि शब्द आ रहा है, बार बार देखिए भूमि शब्द आ रहा है। फिर से यहाँ पे आप देखेंगे कि राष्ट्र शब्द बार बार आ रहा है, यहाँ पर भी राष्ट्र शब्द, राष्ट्रीयता, पृथ्वी। तो इससे हमें पता चलता है कि राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। हालांकि हमने पहले ही ऊपर लिख दिया है कि चैप्टर 1 से हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको तो पता चल ही गया होगा। तो इस तरीके से कुछ हम पता लगा लेते हैं कि किस चैप्टर से पाठ्य पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाता है। जैसे कि राष्ट्र शब्द आ रहा है तो आप भी पकड़ लिए हैं कि राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से है, तो आप क्या लिख देंगे, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप,
ठीक है ना। और लेखक कौन हो जाएंगे इसके, तो लेखक आप क्या लिख देंगे, लेखक हो जाएंगे इसके वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या लिखना है, सबसे पहले पाठ्य का नाम और फिर मतलब लेखक का नाम आपको लिख देना है, ठीक है ना। वो हमने लिखा हुआ है, अभी हम आपको चलिए दिखा देते हैं आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन था, तो देखिए हमने लिखा है उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। देखिए केवल ओनली आपसे कहे कि गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, तो चुपचाप आप क्या करेंगे, शीर्षक का नाम यहाँ पे लिखा गया है, शीर्षक का नाम क्या लिख दिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप, और फिर से यहाँ पे लिख देंगे लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल, बीच में यहाँ पे कॉमा एक तरीके से दे देंगे। परंतु यही आपसे कहे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ यदि कह दिया तब आपको लिखना पड़ेगा प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ऐसे लिखना होता है, बट हालांकि ऐसे कम ही पूछता है, ठीक है ना। नॉर्मली ज्यादातर शीर्षक का नाम और लेखक का नाम पूछ देता है, जो कि आपको सिंपल वे में लिख देना है, ठीक है ना। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आप समझ के होंगे। दूसरा हमारा कह रहा है भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। अब देखिए अगर आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे से आपने ध्यान दिया होगा, तो अगर हमने अभी पाठ्य में बताया इसमें क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। यहाँ पे हमसे कर्तव्य पूछा जा रहा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। देखिए यहाँ पे शब्द आया था ना कि हमारा आवश्यक कर्तव्य, देखिए यहाँ पे लिखा गया था, अभी मैं आपको दिखा, देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से दे रहे होंगे तो आवश्यक कर्तव्य शब्द आ गया। तो इससे आप पहले फुल स्टॉप देखिए कहाँ पर है, यहाँ से उत्पन्न हुआ है, लिखा गया है उसके भौतिक स्वरूप, उसके मतलब क्या कि राष्ट्र मतलब भूमि के भौतिक स्वरूप, उसकी सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, ठीक है ना। तो राष्ट्र भूमि के प्रति हमें क्या करना है, राष्ट्र भूमि के भौतिक स्वरूपों की जानकारी करना, उसकी सुंदरता की, सौंदर्य की, उसकी समृद्धि के प्रति हमें सचेत होना हमारा क्या है, आवश्यक कर्तव्य है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक हम क्या कर सकते हैं, दूसरा का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ चीजों को आपको पॉइंट वाइज करके लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने इसका उत्तर लिखा हुआ है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसकी भौतिक स्वरूप, सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को क्या है, पहचानना आवश्यक है, ठीक है ना। तो आवश्यक क्या है, महिमा को पहचानना, लिखा गया है ना, यहाँ पे देख लीजिए कि आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक स्वरूप, सुंदरता, उपयोगिता, तो यही बात लिखा गया है, भौतिक स्वरूप, सौंदर्य मतलब सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो या तो ऐसे लिख दे या तो ऐसे लिख दे, दोनों बात एक ही है जी, ठीक है ना। भौतिक स्वरूप, सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा क्या है, आवश्यक कर्तव्य है। उसके बाद तीसरा मैं कह रहा है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, मतलब किस प्रकार के राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो देखिए एक निर्मूल शब्द आया ना, इसमें अभी हमने निर्मूल हमने यहाँ पे दिखाया था, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे निर्मूल शब्द आ गया है, तो इसका मतलब यहीं पे आंसर होगा। अब देखिए इसका पहला कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से लेकर ये कहाँ पर समाप्त हो रहा है, यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो यहाँ तक लिख देंगे। देखिए लिखा गया है राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है, मतलब जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ती हैं, लेखक का ये मानना है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो क्या है, निर्मूल है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि लेखक ने कहा है कि राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ती वह निर्मूल होते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा तो है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। अगला हमारा आता है, देखिए ऐसे ही आपको इन सभी में से ढूंढना है। फिर नेक्स्ट हमारा आ रहा है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है, देखिए यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। देखिए यहीं पे अभी मैंने इसको पढ़ा था, थोड़ा सा मैं एक मिनट देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा गया है पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। देखिए हमने यहीं पे पढ़ा था, देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे होंगे कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है।
जननी मतलब माता है, समस्त राष्ट्रीय विचारधाराएं हैं उनकी जननी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है, माता है। आशा करता हूँ समझ के होंगे। नेक्स्ट हमारा अंतिम आता है जो है रेखांकित अंशों की व्याख्या करें। अब यहाँ पे हमसे क्या दिया ना, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है, ठीक है ना। तो रेखांकित अंश कहाँ से हैं, तो यहाँ से आपके रेखांकित अंश हैं जी। यहाँ से एक रेखा की तरह दर्शाया क्या है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से ये देख लीजिए, ये आपका रेखांकित अंश है जिसकी आपको पूरी तरीके से व्याख्या करना है, ठीक है। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पे है आपके कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती हैं, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। फिर से राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का जो क्या है, भावों का अंकुर पलवलित होगा। मतलब जितना लोग राष्ट्र के साथ जुड़ेंगे, राष्ट्र के विकास में जुड़ेंगे, उतना ही क्या होगा, जो राष्ट्र का विकास होगा वो प्रवलित होगा, अंकुरित होगा, उसकी शक्ति बढ़ेगी। ये सब बातें हैं जी। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अद्योपांत जानकारियां प्राप्त करना, इसलिए हमें पृथ्वी के बारे में सब कुछ पता होनी चाहिए, सब कुछ, क्या उसकी, किससे उसकी हानि होगी, किससे लाभ होगा, ये सब पता होनी चाहिए। उसकी सुंदरता के पता होने चाहिए, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी महिमा क्या है, पहचानना हमारा क्या है, हमारा आवश्यक धर्म है। और कर्तव्य के साथ साथ केवल कर्तव्य ही नहीं है बल्कि हमारा धर्म भी है, ये याद रखेंगे। तो यही तो, इसी को अपने शब्दों में बनाकर लिख देना है। थोड़ा सा आपको चेंज कर लेना है, थोड़ा सा आप इसमें चेंज करके आप लिख सकते हैं। या हमने इसीलिए आपके इजी करने के लिए यहाँ पे लिख भी दिया है कि राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगे। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसकी रूप, सौंदर्य, उपयोगिता और महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु अब उसका क्या है, उसका धर्म भी है। तो देखिए, या तो आप इसी को थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूं, इसी को आप थोड़ा सा अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यदि आपको नहीं आता तो बाबू मैं यही कहूंगा कि इसको आप जरूर याद कर लेंगे, ठीक है ना, ठीक तो है। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट इसका भी ले लीजिए पहले, इसका भी काम आएगा ना, ठीक। चलिए, अब आते हैं हम अपने दूसरे पर। दूसरा हमारा देख लीजिए, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट आता है, ये सब पूछे गए हैं बाबू, याद रखिएगा। यहाँ पे दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट गद्यांश आता है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने निस्वार्थ प्राप्त किया है, ठीक है ना। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ क्या हुआ है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का तदात्म्य प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, तदात्म्य। यहाँ पे ये तदात्म्य शब्द होगा, टाइपिंग में मिस्टेक किया गया है, वही मैं कह रहा था। तदात्म्य, निस्वार्थ भी लिख सकते हैं। तदात्म्य प्राप्त किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म्य प्राप्त किया हुआ है। जब तक सूरज की रश्मियां नृत्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है।
इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवास के जन नई उठती लहरों को आगे बढ़ाने के लिए क्या है, अजर अमर है। फिर से जन का सतत बाह्य जीवन नदी की प्रवाह की तरह होता है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो ये है आपका एक पैराग्राफ। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो पहले ही आपको यहाँ पे कह दिया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है ना, जन का प्रवाह किस प्रकार होता है, तो जन का प्रवाह अनंत होता है। अनंत का मतलब यहाँ पे ये है कि जन का जो राष्ट्रीयता है ना, जन का प्रवाह अनंत होने का मतलब है कि राष्ट्रीयता हमेशा क्या होता है, निरंतर बदलता रहता है। मनुष्य क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी, मनुष्य का पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है, इसी का यही मतलब है जी। ठीक है ना, तो यही है जी कि जन का प्रवाह क्या है, अनंत होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो आप लिख देंगे जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है ना, देखिए इसका हम उत्तर यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं कि जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो जन का प्रवाह अनंत होता है। बताइए 2 नंबर आपको यहाँ से मिले ना, 2 नंबर मिल गए। ठीक है जी, दूसरा हमारा क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर आपका यहाँ पे मिल गया जी। दूसरा हमारा कह रहा है कि पाठ्य का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। शीर्षक आप जान ही गए हैं कि राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक है, और लेखक का नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि पाठ्य का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पीछे आते हैं। फिर से यहाँ पे लिखा गया है रेखांकित अंशों की व्याख्या करें। अब यहाँ पे रेखांकित अंश कौन से हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ से देख लीजिए, ये आपके रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करना है यहाँ से लेकर, और मैं आपको बताते चल रहा हूँ यहाँ तक। हाँ जी, देख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है, ये आपका रेखांकित अंश है जिसकी व्याख्या करना है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि जन का प्रवाह अनंत होता है, इसका मतलब यही है कि जो जन है ना, राष्ट्रीयता, वो हमेशा निरंतर बदलता रहता है। मनुष्य क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर आगे क्या होता है, बढ़ता रहता है। ये इसका मतलब है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का तादात्म्य प्राप्त किया हुआ है। मतलब सहस्त्रों, लगभग हजारों वर्षों से जो क्या है, मनुष्य है ना, वो भूमि पर अपना अस्तित्व बनाए रखा हुआ है, यही इसका मतलब है। जब तक सूरज की रश्मियां नृत्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। मतलब जब तक सूरज की जो रश्मियां हैं, जो किरणें हैं, वो पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, तब तक पृथ्वी पर जो मनुष्य का जीवन है ना, वो ऐसा ही बने रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। यही इसका कहने का मतलब है। तो या तो आप अपने अनुसार, जैसे हमने बोला वैसे आप लिख दें, या आपको थोड़ा सा ही अंतर, थोड़ा बहुत जो भी अंतर, जैसे सहस्त्रों वर्ष है तो इसको आप लिख सकते हैं ना कि हजारों वर्षों से, तो इसी तरीके से थोड़ा बहुत चेंज करके भी आप लिख सकते हैं। लिख देंगे, फुल नंबर ही मिलेंगे। अगर फिर भी उतना नहीं आता, तो आपके लिए फिर भी हमने यहाँ पे उपाय किया हुआ है रेखांकित अंशों की व्याख्या में। देख लीजिए यहाँ पे क्या हमने लिखा हुआ है कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है। मतलब जन का प्रवाह अनंत होता है, उसका मतलब यह है कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर क्या होता है, बदलता रहता है, तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। ठीक है, इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। यहाँ पे लिख दीजिए, जीवन भी क्या रहेगा, अमर रहेगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया जी। तो या तो आप ये लिख दें, और नहीं तो आपको यहाँ से थोड़ा बनाकर लिख लीजिएगा। बात दोनों आप पर निर्भर करता है जी। वैसे दोनों में फुल नंबर ही मिलेंगे, उसमें कोई कटता नहीं है नंबर, आप बनाकर लिख सकते हैं। अगला हमारा आता है सूरज की रश्मियाँ का क्या प्रभाव पड़ता है।
सूरज की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ना कि सूरज की रश्मियां, देखिए शब्द आया है ना, तो यही से हम लिख देंगे कि सूरज की रश्मियां नृत्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो या तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर लिख दें, या तो हम थोड़ा सा आपको बनाकर भी यहाँ पे लिख दे हैं कि सूरज की रश्मियों का प्रभाव राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ठीक है ना, मतलब इसके प्रभाव से क्या होता है, सूरज की जो रश्मियां, सूरज की जो किरणें पड़ती हैं, उससे राष्ट्रीय जन जो मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, उनका जीवन क्या होता है, अमर रहता है। यही तो कहा जा रहा है। तो या तो आप ये लिख दें, हालांकि दोनों में आपको 2 ही नंबर मिलेंगे, तो जैसे आपको अच्छा लगे, ये छोटा है ऐसे याद कर लें, या आप चुपचाप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला आता है घाटों के निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। घाटों का निर्माण, घाटों का निर्माण का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे शब्द आया है घाटों का निर्माण, तो ये शब्द कहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। तो घाटों का निर्माण का आशय ये है कि कोई भी मनुष्य है तो मनुष्य के कर्म और श्रम के द्वारा ही उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे कि घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के अनेक पदचिन्ह छोड़ना है। तो या तो आप ये लिख दें, या चुपचाप आप यहाँ से लिख देंगे कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है, यही आप लिख देंगे। ठीक है ना, तो फिर भी आपको यहाँ से भी फिर से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको बनाकर लिखने आना चाहिए दोस्त, आना ही चाहिए, नहीं आएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको आए, अदरवाइज एक ही रास्ता है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, इसको भी ले लीजिए। हाँ जी, चलिए ले लिए ना। चलिए नेक्स्ट अपना आप आते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट और गद्यांश पर। ये हमारा अंतिम इस चैप्टर का गद्यांश है जिसको तैयार करना है कि यह प्रमाण, यहाँ पे प्रमाण नहीं प्रणाम है, तो यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भूमि पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी चिरधन पर क्या है, राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करते हैं, उसे ही पृथ्वी के वरदान में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग्य और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, वह निस्वार्थ धर्म है। ठीक है ना, कर्तव्य के साथ साथ निस्वार्थ, बिना स्वार्थ का क्या है, एक धर्म भी है। चलिए ये हमारा एक क्या है, एक पैराग्राफ है। अब इसके नीचे फिर से हमें क्या दिए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमसे कह रहे हैं कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ्य का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पाठ्य का शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो यही चुपचाप हमने यहाँ पे लिख दिया है कि पाठ्य का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। इससे हमें क्या मिल गए जी बाबू, इससे हमें 2 नंबर मिल गए। ठीक है ना, चलिए पीछे आते हैं। पीछे हमारा दूसरा कह रहे हैं कि किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको परेशानियाँ आती है, तो सोचते हैं कैसे लिखें। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको फिक्स करना है, जैसे दृढ़ भित्ति शब्द आ गया, राष्ट्र का भवन शब्द आ गया, ये शब्द इसमें ढूंढना है कहाँ पर है, तो ऐसे ढूंढेंगे फिर लिखेंगे। देखिए दृढ़ भित्ति, यहाँ पे क्या लिखा गया है, दृढ़ भट्टी क्या रह गया है ना, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक शब्द यहाँ पे गलत किया गया है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ भूमि नहीं होगा,
भित्ति होना चाहिए। ठीक है ना, भित्ति होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा कह रहा है कि किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे दृढ़ भित्ति आया, फिर से राष्ट्र का भवन, दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। तो इससे पहले इसी का मतलब क्या है, इससे पहले वाले शब्द। तो यहाँ पे लिखा गया है यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का क्या है, दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भट्टी पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसका मतलब क्या, यहाँ से आपका कह रहा है कि भूमि और जन का, ठीक है ना, यहाँ पे आपसे कह रहा है, क्या कह रहे हैं कि भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। भूमि और जो जन है ना, इसका दृढ़ बंधन ही क्या करता है, दृढ़ भट्टी पर राष्ट्र का भवन क्या किया जाता है, तैयार किया जा सकता है। मतलब भूमि और जन। तो यही बात आप यहाँ से लेकर यहाँ पे लिखा गया है कि भूमि और जन के दृढ़ भट्टी, यहाँ पे दृढ़ भित्ति पर ही राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। किस पर, भूमि और फिर से जन मतलब मनुष्य। ठीक है ना, तो यहाँ से आप चाहे चुपचाप तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दें, या आप चुपचाप लिख दीजिएगा भूमि और जन के दृढ़ भट्टी पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इतना लिख देंगे, आपको फिर से क्या मिल जाएंगे, यहाँ से 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर तीसरा हमारा आता है, किस पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने की क्या है, पाने का अधिकार है। मतलब पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। किसे, तो यहाँ पे किसे कह रहा है, किसे पृथ्वी के वरदानों में, तो किसे, यहाँ पे देखिए अब आपको क्या ढूंढना है कि पृथ्वी के वरदान शब्द कहाँ पर आए, भाग का अधिकार। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा गया है पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। तो किसे है, तो यहाँ पे लिखा गया उसे ही। उसे मतलब किसके, इसके पीछे से पढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं कि जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। मतलब चुपचाप आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दें इसका आंसर, या आप इसको थोड़ा सा अपने तरफ से बना कर भी लिख सकते हैं। जन मतलब जो मनुष्य है ना, वो मनुष्य जो है पृथ्वी के साथ जो माता और पुत्र का संबंध यदि मानता है, ठीक है, पृथ्वी को अपनी माता मानता है और खुद को उसका पुत्र मानता है, ऐसा संबंध यदि है तो वही पृथ्वी के वरदानों में क्या है, भाग पाने का क्या है, उसका अधिकार है। तो इसी बात को या तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लें, क्योंकि सभी को मैं जानता हूँ स्टूडेंटों को बनाने नहीं आता बाबू। अगर नहीं आता तो क्या कर सकते हैं, छोड़ेंगे तो नहीं ना। तो चुपचाप आप यहाँ से यहाँ तक लिख दें, फुल नंबर मिलेंगे। या आपको थोड़ा सा बनाने आता है तो आप वैसे लिख दें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। तो लिखा गया है जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। सिंपल सा वही तो यहाँ पे भी लिखा गया है, सेम टू सेम। यही यहाँ से लेकर यहाँ तक यही सेम टू सेम लाइन लिखा गया है। उसके बाद हमारा यहाँ से फिर से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर अगला हमारा आता है कि पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है। पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है जी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य, यहाँ पे आप देखिए पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य। तो यहाँ पे कोई शब्द यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। मतलब क्या कर्तव्य है जी, तो यहाँ पे माता के प्रति अनुराग्य और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। इसका मतलब यहाँ से फिर से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, आपका इस चौथे का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, 2 नंबर। क्या है, पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है, तो माता के प्रति अनुराग्य और सेवा भाव पुत्र का क्या है, स्वाभाविक कर्तव्य है। ठीक है ना, तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि माता के प्रति अनुराग्य और सेवा भाव पुत्र का क्या है, कर्तव्य है। ठीक है, अगला हमारा आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या करें। तो यहाँ पे लिखा गया है रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब रेखांकित अंश क्या है, पहले मैं यहाँ पे बता दूं आपसे कि यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक रेखांकित अंश हैं। मैं आपको 1 मिनट बता दूं।
हाँ जी, कहाँ से है? इसी चट्टान, ठीक है ना, यहाँ से आपका है जी। एक मिनट जी, यहाँ से लेकर ये आपका पूरा, ठीक है ना, उदय होता है। ये आपका 2 लाइन है जी। यहाँ पे चट्टान था तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, बाबू बहुत मिस्टेक कर रहे हैं ये सब। चलिए आगे से ध्यान रखेंगे हम खुद। ये चट्टान होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसी का हमें बताना है कि इस चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है, ठीक है ना। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य को कर्तव्य और अधिकारों का क्या होता है, उदय होता है। इसी को अपने शब्दों में या तो लिख देना है या यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। इसका मतलब कि लेखक कहते हैं कि जब व्यक्ति पृथ्वी के साथ साथ माता का संबंध जोड़ लेता है, मतलब जब कोई भी मनुष्य है, कोई भी व्यक्ति है, वो पृथ्वी को माता और खुद को उसका बेटा मान लेता है और संबंध जोड़ लेता है, तो श्रद्धा के कारण, मतलब विश्वास के कारण उनका मन में क्या होता है, प्रणाम भाव का उदय होता है। और प्रणाम भाव के इस मजबूती आधार पर राष्ट्र का जीवन अनंत काल तक बना रहता है। यही प्रणाम भाव एक मर्यादा है जिससे राष्ट्र के संबंध में व्यक्ति का अधिकार एवं कर्तव्य का जन्म होता है। तो ये था जी आपका इम्पोर्टेंट क्या है, रेखांकित अंश। तो इसको आप चाहे ना, हर किसी को बनाने या रेखांकित अंश करने नहीं आता, तो आप चाहे तो इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं। कुछ नहीं आता ना तो चुपचाप आप उतार भी देंगे ना तो 2 नंबर ना तो 1 नंबर तो मिलेगा दोस्त, मिलेगा पर, ठीक है ना। या तो अगर थोड़ा सा आपको बनाने अगर आ रहा है तो उतना कर देते हैं तो बहुत है। तो अदरवाइज मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें जी। अदरवाइज वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है दोस्त। बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ कि सबसे पहली बात, आप जानते हैं क्लास 12 हिंदी आपके जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा नंबर स्कोर करना होता है। तो स्पष्ट रूप से मैं बता दूँ तो आपका ओनली हम 99 रुपये में आपकी पूरी हम हिंदी का नोट्स दे रहे हैं, जिसमें हम क्या दे रहे हैं ये समझिएगा। हम आपको चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट आपका सबसे पहले 200 लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, फिर इंपॉर्टेंट गद्यांश है, इंपॉर्टेंट पद्यांश है, फिर जीवन परिचय है, कहानियां हैं, खंडकाव्य है, संस्कृत पद्यांश है, श्लोक है, पत्र लेखन है, निबंध है। ये सब कुछ आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो इस नोट्स को लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कीजिए। वहां पे कहिएगा सर हमें क्लास 12 हिंदी का कंप्लीट नोट्स चाहिए या इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, ऐसे मैसेज कर देंगे, आपको नोट्स सेंड कर दिया जाएगा ओनली 99 रुपये में जी। नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। देखिए दूसरा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं गद्यांश का अशोक का फूल। महत्वपूर्ण गद्यांश हम देखने वाले हैं। देखिए हम एक सीक्वेंस वाइज आपको करा रहे हैं, जैसे चैप्टर 1 हमने कराया, फिर से चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, इस तरीके से हम गद्यांश कराएंगे। और जैसे ही गद्यांश आपका कंप्लीट होता है फिर हम पद्यांश भी कराएंगे, ठीक है ना। तो मेरा यही मकसद है कि एक सीक्वेंस वाइज अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक नोट्स भी आप बना लीजिएगा हिंदी का, और सीक्वेंस वाइज सभी को नोट डाउन करते हुए समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलिए जी, तो देखिए ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट गद्यांश है जो कह रहा है यहाँ पे कि कहते हैं कि दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, केवल उतनी ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का क्या है, स्वार्थ का एक अखाड़ा ही
तो है। ठीक है, ये हमारा एक पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ के नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक जो क्वेश्चन है ना, ये आपके 2-2 नंबर के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन है ये आपके कितने नंबर, 2-2 नंबर दिलाएंगे। 5 क्वेश्चन है, 5 दूना 10 नंबर ये आपको दिलाएंगे। तो देखिए आपका करना क्या है, इसी में से ये 5 क्वेश्चन का आंसर इसी में दिया गया है, आपको ढूंढ कर लिखना होगा। ठीक है ना। सबसे पहली बात, आपको जब हमने पहला चैप्टर कराया था तो उसमें हमने कहा था कि एक क्वेश्चन कॉमन रहता है, वो क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का पाठ्य और लेखक का नाम लिखिए। मतलब पाठ्य का नाम और लेखक का नाम आपसे पूछ लिया जाता है। अगर इस जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का पाठ्य और लेखक का नाम लिखिए, डायरेक्ट आपसे केवल पाठ्य और लेखक का नाम पूछा तो आप चुपचाप देखिएगा। सबसे पहले हम इतना जान ही गए हैं कि अशोक का फूल चैप्टर का नाम है, तो ये अशोक के फूल से लिया गया है। ऐसे भी आप देख सकते हैं अशोक शब्द आ रहा है, ठीक है ना। दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, ये शब्द आ रहे हैं, इससे पता चल जाता है कि अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है। तो आप क्या लिख सकते हैं दोस्त, आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा, आप लिखिएगा पाठ का नाम। पाठ्य का नाम लिखेंगे और क्या लिखेंगे, अशोक का फूल। अशोक का फूल लिख देंगे इस तरीके से। फिर लिखेंगे लेखक पूछा गया है तो लेखक आप लिख देंगे, और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ये आपको पाठ्य का नाम और लेखक का नाम इसी तरीके से स्पष्ट लिख देना है। हम आपको बता भी दे रहे हैं, देखिए कैसे लिखना है। हमने लिखा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ्य और लेखक का नाम लिखिए। पहला ये क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी कि पाठ्य का नाम, ठीक है ना, अशोक का फूल, फिर कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख देंगे जी। स्क्रीनशॉट करने का हम मौका आपको अवसर देंगे, आप उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है ना। पहले समझने पर फोकस कीजिएगा। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये रेखांकित अंश है, पहली लाइन, और दूसरी लाइन में यहाँ तक रेखांकित अंश है। अब इसकी व्याख्या करना है, तो व्याख्या चलिए हम कर देते हैं, समझिएगा। क्या कह रहा है कि कहते हैं कि दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पर लेखक ये हमसे कह रहे हैं, लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि ये दुनिया बहुत भुलक्कड़ है। मतलब यहाँ पे जो भी लोग हैं दुनिया में जो भी लोग हैं बहुत ही मतलबी हैं, ठीक है ना। मतलबी का मतलब, भुलक्कड़ का मतलब यहाँ पे स्वार्थी से लिया गया है कि दुनिया बहुत ही स्वार्थी है, ठीक है ना। वो केवल उतने ही याद रखती है या उन्हें ही याद रखती है जिनसे उनका स्वार्थ सत्ता है, स्वार्थ होता है। अगर जिनसे उनको स्वार्थ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, उनको वो भूल जाएंगे, ठीक है ना। मतलब दुनिया ऐसी है ना कि व्यर्थ चीजों को वो अपने माइंड पर लेना नहीं चाहती, ठीक है ना। अगर उससे कोई लाभ है तो उसको याद रखेगा, अगर लाभ नहीं है तो उसको भूल जाएगा। यही दुनिया के बारे में वो कह रहे हैं। वही बात कह रहा है कि दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, मतलब दुनिया क्या है, बड़ी स्वार्थी है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, मतलब स्वार्थी है, ठीक है ना, यही कह रहा है। अब बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, और जिनसे उनका स्वार्थ नहीं सत्ता उसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, यही तो कहना है जी। तो इसी को अपने शब्दों में लिख देना है, या तो आप इसको ही थोड़ा सा बनाकर लिख दें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि दुनिया बहुत ही स्वार्थी है, वो केवल उन्हें ही याद रखती है जिनसे उनका स्वार्थ सधता है, बाकी को जिनसे उनका स्वार्थ नहीं सधता उनको भूल जाती है या उनको छोड़कर आगे निकल जाती है, आगे बढ़ जाती है। ऐसे ही आप अपने अनुसार बनाकर लिख सकते हैं। अगर फिर भी बनाने नहीं आता तो देख लीजिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया है।
जितना हो सकेगा उतना मैं कराने का आपको सिंपल वे में प्रोवाइड करूंगा। जैसे रेखांकित अंशों की व्याख्या, देखिए वही बात हमने लिखा है कि द्विवेदी जी कहते हैं, या लिख सकते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उनका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों, मतलब व्यर्थ की यादें, व्यर्थ की स्मृतियों को वह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। मतलब बेकार की जो यादें हैं जिनसे कोई लाभ नहीं है उनको उससे मतलब बोझिल नहीं होना चाहता, ठीक है ना, उसको भूल जाना चाहता है। अगला कह रहे हैं नहीं बनाना चाहता, यह उन्हीं वस्तुओं को, मतलब ये उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है, ठीक है ना, रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती हैं। जो वस्तु उनके लिए उपयोगी नहीं रहती उसे भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। मतलब सिंपल सा इसको ले सकते हैं कि यहाँ पर अदरवाइज आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे बात ये हो रहा है कि जिनसे आपका लाभ है उनको व्यक्ति याद रखेंगे, जिनसे कोई लाभ नहीं उनको भूल जाएंगे। आपसे ही कोई ना कोई, अगर कोई भी ज़्यादा आपसे बात कर रहे हैं या आपकी अच्छाई, आपसे बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, तो उनसे उनका स्वार्थ छिपा हुआ है, भले ही दिखाई नहीं देगा पर स्वार्थ छिपा हुआ है। अगर स्वार्थ खत्म हो जाए तो वो बातें करना भी बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये बातें होती हैं जी। आशा करता हूँ समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट लेने का हम अवसर देंगे। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, दो नंबर यहाँ पे मिल गए, 2 नंबर इससे भी मिल गए हैं आपको, 2 नंबर यहाँ से भी मिल गए। अगला हमारा कह रहा है कि अशोक को विस्मृत करने के आधार किसे माना गया है। मतलब अशोक को विस्मृत मतलब भुलाने के लिए किसको आधार माना गया है, किसे माना गया है। तो यहाँ पे देखिए अशोक को यहाँ पे लिखा गया है कि शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, ठीक है ना, तो क्यों वह उसे याद रखती। मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि दुनिया जो है ना, दुनिया की बात यहाँ पे कहा गया है कि अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है, तो दुनिया को माना गया है। ठीक है, यहाँ पे पहले ही कहा गया है कि दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, तो दुनिया की ही बात कह रही है कि शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा। उसका मतलब किसका, दुनिया का स्वार्थ नहीं सधा, इसीलिए वो उसको क्यों याद रखते हैं, ठीक है ना, ये बातें हैं जी। तो इसको आप बनाकर यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखिए अशोक की विस्मृति करने के आधार किसे माना गया है। तो यहाँ पे लिखे गया है कि अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थवृत्त को माना गया है। मतलब स्वार्थी व्यक्ति को माना गया है, या स्वार्थी प्रवृत्ति। स्वार्थवृत्ति मतलब स्वार्थी प्रवृत्ति। तो स्वार्थी प्रवृत्ति के कौन है, दुनिया वाले ही तो हैं। पूरा संसार क्या है, बहुत ही भुलक्कड़ है। भुलक्कड़ मतलब स्वार्थी है, तो यही बात है। तो अशोक के विस्मृत मतलब भूल जाने का आधार किसे माना गया है, तो अशोक मानते हैं कि स्वार्थी प्रवृत्ति के जितने भी मनुष्य हैं उनको वो मानते हैं। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है चौथा, जो है लेखक ने दुनिया को किस तरह के व्यवहार को बताया है। लेखक ने दुनिया के किस तरह के व्यवहार को बताया है, तो आपने यही ना पढ़ा जी कि दुनिया बहुत ही भुलक्कड़ है। भुलक्कड़ मतलब स्वार्थी है, वो केवल उन्हीं बातों को याद रखती है जिनसे उनका कोई स्वार्थ सधता है। बाकी को भूलकर मतलब फेंक कर आगे बढ़ने का मतलब है कि बाकी को भूलकर वो आगे बढ़ती है, ठीक है ना, यही बात है। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा भी गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, लेखक ने दुनिया को किस तरह के व्यवहार को बताया है। तो लेखक के अनुसार दुनिया केवल उन्हें ही यहाँ पे लिखा गया है कि लेखक के अनुसार दुनिया केवल उतनी ही याद रखती है जितने से इनका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। समझ ही गए होंगे आप कि लेखक ने दुनिया के बारे में यही बताया है कि दुनिया बहुत ही स्वार्थी है, जिनसे उनका स्वार्थ सधता है उनको याद रखती है, जिनसे नहीं सधता उनको भूल जाती है, यही बात है। आशा करता हूँ समझ के होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है पांचवा अंतिम कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे माना गया है। स्वार्थ का अखाड़ा किसे माना गया है, तो स्वार्थ का अखाड़ा जो लेखक किसको मानते हैं, पूरी दुनिया भुलक्कड़ है, मतलब पूरी दुनिया स्वार्थी है। तो
तो इसका मतलब स्वार्थ का अखाड़ा कौन है, तो पूरी दुनिया को स्वार्थ का अखाड़ा माना गया है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर में कि लेखक ने सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा है, मतलब सारे संसार को, पूरी दुनिया को स्वार्थ का अखाड़ा कहा है। तो मैं आशा करता हूं कि पहला जो कि हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर के पहला सबसे मैं कह सकता हूं VBI टॉपिक में से है, VBI गद्यांश में से है, जिसको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। और जो स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहे हैं, मैं दिल से कहूँगा बहुत बहुत आपका मैं कह सकता हूँ कि एक ईश्वर की बहुत ही कृपा है आप सभी पर, ठीक है ना। अदरवाइज क्योंकि मतलब होता ही है ना कि कंटेंट कोई भी प्रोवाइड करते हैं, हो सकता है स्टूडेंट किसी काम की वजह से या सीरियस ना हो उसके वजह से वो छोड़ देते हैं और उनसे बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो जाते हैं। तो फिलहाल आप बहुत ही मैं कह सकता हूँ खुश नसीब हैं कि आपको ये टॉपिक पढ़ने का अवसर मिला और आप सीख भी लिए। और मैं भी बहुत खुश नसीब मानता हूँ अदरवाइज कि आप हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ। तो अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे के हम अवसर देंगे आप स्क्रीनशॉट करने का। ले लीजिए, हाँ जी ठीक है, इतना ले लिए ना, चलिए इसको भी ले लीजिए, आंसर है इसका। ठीक है जी, ले लिए होंगे आप। तो ये हमारा पहला सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम अपने दूसरे इंपॉर्टेंट गद्यांश पर। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट गद्यांश आता है जो है ये, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए जी, इसको भी अब हम करके आपको सुना देते हैं। सबसे पहले एक बार मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन हल करेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे जी। चलिए, यहाँ पे लिखा गया है कि मुझे मानव जाति की दुर्दम और निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचार्यों विश्वासों उत्साहों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ती है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे समान समाज का आज जो रूप है वो न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति का विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। ये हमारा एक पैराग्राफ है जी। चलिए, आसानी से हमने इसको आराम से पढ़ के आपको सुना दिए। अब एक दो बार आप पैराग्राफ को पहले पढ़िएगा। जब भी आपको पेपर में गद्यांश आपको मिले या पद्यांश मिले, उसको एक दो बार पढ़िएगा, ठीक है। केवल चुपचाप पढ़िएगा, और पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ आपके दिमाग में समझ में तो जरूर आएगा। एक दो बार पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़िएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और 2 नंबर आपका कंप्लीट करते हैं। लिखा गया, उपयुक्त गद्यांश के पाठ्य और लेखक का नाम लिखिए। देखिए, डायरेक्ट पाठ्य और लेखक का नाम पूछ लिया तो आप तुरंत पाठ्य का नाम और लेखक का नाम बताइएगा। तो अभी आप जानते हैं हम कौन सा पढ़ रहे हैं, अशोक का फूल पढ़ रहे हैं, और इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो यही सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद बैक आते हैं। अब आते हैं, ये तो कॉमन है, ये क्वेश्चन हर पैराग्राफ में आएगा ही। अगला है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करें। अब यहाँ पे रेखांकित अंश है, उसकी व्याख्या करना है। मैं आपको बता दूं, रेखांकित अंश आपके कहाँ है, ठीक है, रौंदती चली आ रही है। यहाँ तक आपके रेखांकित अंश हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये पूरी चीज़ें आपको बहुत ही एनालिसिस करने के बाद प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसे ही कुछ भी आपको हम नहीं प्रोवाइड करते। पूरी दिन भर हम बैठते हैं, फिर पूरी आपको देखा जाता है, रौंदती हुई चली आ रही है। ये जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इसके लिए बहुत मेहनत हमने किया हुआ है। सुबह से मैं केवल अपना फ्रेश होने के बाद, नाश्ता करने के बाद मैं बैठ जाता हूँ अपने टेबल पर, ठीक है ना, अपने कुर्सी पे बैठ जाता हूँ। उस टाइम से मैं पढ़ता हूँ, खुद मैं एनालिसिस करता हूँ, बहुत सारी बुकों को देखता हूँ कि कौन सा इसमें इजी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ना कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सभी को हम देख कर फिर से पढ़ाने का प्रयास करते हैं।
तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ दे दिए गए हैं, तो इसको सभी को याद कर लीजिएगा। अब जितना कम से कम हो सकता है उतना हम बताने का प्रयास करते हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या कह रहा है कि मुझे मानव जाति की दुर्मम और निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप सफाई मतलब रूप साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा गया है मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, ठीक है ना, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोनती हुई आगे चली जा रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मानव जाति के बारे में बताया गया है कि मानव जाति क्या है, दुर्मम है और निर्मम है, ठीक है ना। मतलब दुर्मम मतलब बहुत ही कठोर है, दुर्मम मतलब कठोर है, दुर्मम यहाँ पे हम कह सकते हैं दुर्मम और निर्मम धारा की हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है ना कि जो मनुष्य है ना, वो मनुष्य क्या है, हजारों वर्षों से जो एक कठोर हो रहे हैं, धीरे धीरे और निर्मम होते जा रहे हैं, उनके पास कोई दया मोह नहीं है, ठीक है ना। और जो उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, मतलब वो मतलब दयालुता उनके अंदर से खत्म हो रही है, मोह माया खत्म हो रहा है। मोह माया का मतलब कोई अगर भूखा भी है तो उसको कुछ खिलाना नहीं है, ऐसे मतलब, ठीक है ना, देखा कर देना, यही कह रहे हैं हम। उसके बाद कह रहे हैं उस वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोनती हुई चली आ रही है। और वो क्या कर रहे हैं, पूरे जो संसार है, दुनिया है ना, दुनिया के सभी लोग हैं, वो अपनी संस्कृति है, रीति रिवाज है, उसको भूलते जा रहे हैं और उसको रोनते हुए वो आगे निकल रहे हैं और केवल उतना ही याद रखते हैं जिनसे उनका कोई लाभ है। रीति रिवाज भी इस टाइम पर लाभ देखा जाता है कि इससे हमें लाभ है तो हम निभाएंगे, अगर नहीं लाभ है तो नहीं निभाएंगे। यही इसका कुल मिलाकर मतलब है। फिर भी हम एक सिस्टमेटिक आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या में कि लेखक कह रहे हैं कि मानव जाति का जीवन यात्रा बहुत ही शक्तिशाली और कठोर रही है। मतलब यहाँ पे क्या रहा है ना, शक्तिशाली और कठोर रही है। मतलब मुझे मानव जाति का दुर्मम निर्मम धारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दुर्मम मतलब क्या होता है, शक्तिशाली, और निर्मम मतलब क्या होता है, निर्मम मतलब कठोर, मतलब जिनके पास मोह माया नहीं है, कठोर हृदय के हैं, यही कह रहे हैं। तो मानव जाति की जीवन यात्रा बहुत ही शक्तिशाली और कठोर रही है, ठीक है ना। अगला कह रहा है मनुष्य की आगे बढ़ने की ताकत इतनी मजबूत है कि वह पुरानी और बेकार परंपराओं को पीछे छोड़ गया है। जितनी भी पुरानी परंपराएं हैं, ठीक, उसको वो बेकार मानकर छोड़ते जा रहे हैं। वो केवल उन्हीं चीजों को अपनाते हैं, उन्हीं रीति रिवाजों को अपनाते हैं जो उसके जीवन के लिए जरूरी हैं, जो उनको मजा आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बनाकर लिखने आना चाहिए, ठीक है ना। फिर भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वैसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम अब चैप्टर वाइज हम कम से कम 3 आपको कम से कम करा रहे हैं गद्यांश, तो चैप्टर वाइज 3 तो आपको याद ही कर लेना चाहिए। अगर अदरवाइज इससे अगर बाहर तो मुझे नहीं चांसेस लगता कि आएगा, बट अगर कोई भूल चूक से आ भी जाए तो आपको इतना सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगा कि आप उसको कर पाएंगे, ठीक है ना। और उसी सामर्थ्य हम आपको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य का जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है? अब बताइए कि मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है? तो यहाँ पे लिखा गया है मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, ठीक है ना। क्यों निर्मम है जी? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वह सभ्यता और संस्कृति के जो मोह माया जो है ना, उसको रोनते हुए आगे बढ़ रहा है। मतलब सभ्यता और संस्कृति को वो बिना माने उसको रोनते हुए आगे बढ़ रहा है, इसीलिए उसको माना गया है। तो इसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे लिखे गए मनुष्य का जीवन शक्ति निर्मम क्यों बताया गया है? तो मनुष्य का जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए बताया गया है क्योंकि वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रोनते हुए चली आ रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ये लाइन यहीं से लिया गया है, ठीक है ना, कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। क्यों है? वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रोनती हुई चली आ रही है। यहाँ तक आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेकर, ठीक है ना।
ऐसे ही इसी में से सब आपको मिलेंगे। अगला हमारा आता है फिर से 2 नंबर वाला क्वेश्चन, लेखक ने किसके बाद की बात बताया है, मतलब किसे बाद की बात बताया है। देखिए यहाँ पे शब्द आया है कि बाद की बात है, तो किसे बाद की बात बताया है। तो अगर हम पीछे इससे आते हैं तो देखिए यहाँ से हम अगर पढ़ें, यहाँ से फुल स्टॉप है, यहाँ से पढ़ें तो देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है, मतलब देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति जो है ना, उसी को इन्होंने बाद की बात बताया है। तो यही यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो देख लीजिए यही बात हमने लिखा हुआ है कि देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति को बाद की बात बताया है लेखक ने। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अगला हमारा आता है 5वां कि ग्रहण और त्याग का रूप क्या है। तो देखिए यहाँ पे ग्रहण और त्याग शब्द आया था एक जगह, कहाँ आया था भैया, ग्रहण और त्याग आया तो था, पर कहाँ आया था, देखिए यहाँ पे आया है ग्रहण और त्याग का रूप है। तो क्या यहाँ पे कह रहा है ग्रहण और त्याग का रूप क्या है, क्या रहे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुल स्टॉप है, इससे थोड़ा सा पहले हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया हमारा समान समाज का आज जो रूप है, मतलब हमारे समान समाज का, समान जो समाज है मतलब समाज का जो आज का रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। मतलब समाज को इन्होंने ग्रहण और त्याग का रूप बताया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे समाज के लिए हो जाएगा। तो या तो आप चाहें तो चुपचाप यहाँ से लेकर और यहाँ तक आंसर लिख दें, या हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हैं कि वर्तमान समाज का रूप न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। तो यहाँ पे ग्रहण और त्याग का रूप क्या है, तो वर्तमान समाज का जो रूप है वही न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। सिंपल सा तो है। तो यही तो बात यहाँ पे भी लिखा गया है कि समान समाज मतलब अभी का जो समाज का जो आज का रूप है न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। सिंपल सा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे कि कैसे हम क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए आंसर इसका पहले ले लीजिए। हाँ जी, चलिए ये भी ले लीजिए। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, ले लिए होंगे ना। चलिए अंतिम अब आता है, इसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है ना। बट ध्यान पूर्वक समझिएगा, तीसरा हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि पुष्पित अशोक को, ध्यान से समझेंगे, ये हम कह सकते हैं ये भी आपके लिए, मैं आपसे कह दे रहा हूँ 3 ही हम इस चैप्टर से करा रहे हैं। कम से कम 10 से 12 आपके इस चैप्टर के गद्यांश है, उसमें से मात्र आपको 3 हम बता रहे हैं। तो इतना तैयार करना ही है। यहाँ पे लिखा गया पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि वह सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वह बहुत ही दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वह लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इन फूलों को देखकर उदास हो जाती है। असली कारण तो मेरा अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूं। तो ये हमारा एक पैराग्राफ है जी। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ का समझ में आ जाएगा। देखिए लेखक कौन है अशोक के फूल के? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। पुष्पित अशोक का मतलब क्या है कि जो अशोक का फूला हुआ, अशोक का जो फूल होता है, अगर वो फूला हुआ है अशोक का फूल, ठीक है ना, जो है उसको जब वो देखते हैं तो उनका मन जो होता है, हृदय होता है, वो उदास हो जाता है, मन उदास हो जाता है। क्यों उदास हो जाता है? इसलिए नहीं कि वह सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रुचि मिलती है। लेखक कहते हैं कि इसलिए मेरा मन उदास नहीं होता कि मैं सुंदर वस्तुओं को देखता हूं तो उनको हतभाग्य समझता हूं, मतलब उनका बेकार भाग्य है, उनका कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे लिखा गया कुछ लोगों को मिलता होगा, कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे, ठीक है ना, वह बहुत ही दूरदर्शी होते हैं, उनका सोच जो होता है वो बहुत ही दूरदर्शी होता है। दूरदर्शी का मतलब यहाँ पे है कि भविष्य की बातों को जानने वाले,
तो वो भविष्य की बातें जानते होंगे, ऐसा हो सकता है। फिर कह रहा है कि जो भी सामने पड़ गया उनके जीवन का अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। अब वो जो बहुत ही दूरदर्शी सोच के होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को देख लेंगे और देखते हुए उनके पूरे भविष्य बताने लगेंगे कि आपके साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये बातें। फिर कह रहे हैं मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती। लेखक कहते हैं कि मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं कि मैं देख कर किसी का भविष्य बता दूं। फिर कहना फिर भी मेरा मन इन फूलों को देखकर उदास हो जाता है। फिर भी वो कह रहे हैं कि मेरा मन इन फूलों को देखकर उदास हो जाता है। ठीक है ना। असली कारण तो मेरा अंतर्यामी ही जानते होंगे। अंतर्यामी का मतलब जो क्या है, मन की बातों को जानने वाले। मन को बातों को जानने वाले कौन है? ईश्वर है, भगवान है। ठीक है ना। तो वही बात है जी। तो अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, मतलब मैं थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता हूँ कि हाँ इस कारण से ऐसा हो रहा है मेरा मन उदास, बट फिर भी मेरा अंतर्यामी ही मेरी बातों को जान सकते हैं। ठीक है ना। चलिए जी, मैं एक बार बस देख लूँ ये आपका पूरा फिट आया है ना। इधर का मुझे डाउट है। हाँ जी, बहुत है। ठीक है, दिखाई तो दे ही रहा है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए यहाँ पे गद्यांश का आपसे संदर्भ कहा है, न कि पाठ्य का नाम और लेखक का नाम पूछा है। तो संदर्भ का मतलब भी ना पाठ्य का नाम और लेखक का नाम बताना ही होता है, परंतु ऐसे नहीं डायरेक्ट कि पाठ्य का नाम अशोक का फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। आपको संदर्भ सहित लिखना है तो संदर्भ में ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग, ठीक है, हिंदी भाग अशोक के फूल नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इस तरीके से संदर्भ लिखा जाता है। हालांकि हमने संदर्भ आपको लिख कर दिखा दिया है, ऐसे ही आप लिख लेंगे। ठीक है ना। उत्तर में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य भाग से संकलित अशोक के फूल नामक पाठ्य से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इस तरीके से लिख लेंगे या नहीं? बिल्कुल लिख लेंगे। तो एक तो आपको सबसे पहले ये आपको याद रखना है, ऐसे ही जो भी गद्यांश आएगा ना तो ऐसे ही लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य भाग से संकलित। इतना ये सेम टू सेम ही रहेगा। और जिस पाठ्य का गद्यांश रहेगा उसका नाम लिखेंगे, नामक पाठ्य से लिया गया है, जिसके लेखक, और जिस लेखक ने लिखा होगा उसका नाम लिखेंगे। सेम टू सेम होता है, केवल यही दोनों चेंज होंगे हर गद्यांश के लिए। तो गद्यांश आपको अगर मिले तो ऐसे ही आप लिखेंगे। ठीक है ना। संदर्भ अगर आपसे कहे तो ठीक है। चलिए, तो मैं आशा करता हूं लिख लेंगे। अगला कह रहे हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या करें। अब यहाँ पे रेखांकित अंश है, उसकी भी आपको व्याख्या करना है, मैं आपको बता दूं। हाँ, तो यहाँ पे आपका रेखांकित अंश है, यहाँ से पुष्पित अशोक से यहाँ पे लेकर रस मिलता है। ठीक है ना। रस मिलता है। हाँ जी, यहां से लेकर यहां तक आपका रेखांकित अंश है। चलिए जी, अब हम इसको करके दिखा देते हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि वह सुंदर वस्तुओं को हतभाग समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। रस मतलब आनंद मिलता है। मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जब हम अशोक के फूल को देखते हैं तो मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए उदास नहीं होता कि मैं उसको हतभाग्य समझता हूँ। हतभाग्य का मतलब उसका बेकार भाग्य है, उसकी किस्मत खराब है, इसकी वजह से मैं उसको, ऐसा मतलब नहीं है कि मेरा मन उदास हो जाता है। ठीक है ना। यही इनका कहने का मतलब है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको हतभाग्य समझता हूँ, उसको बेकार समझ रहा हूँ तो उससे मुझे कोई विशेष रस मिल रहा है। रस मतलब आनंद मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही उनका कहने का मतलब था, जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या में लिखा है, लेखक कहते हैं कि जब वह अशोक के खिले हुए फूल को देखते हैं तो वह उदास हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि वह इसलिए उदास नहीं होते कि अशोक के पुष्प अत्यधिक सुंदर हैं, अशोक के फूल अत्यधिक सुंदर है इसलिए उदास नहीं होते, या उनकी सुंदरता से उन्हें कोई ईर्ष्या होती है, जलन होती है, ऐसा भी नहीं है। यद्यपि संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली व कम समयों
के लिए भाग्यवान समझकर ईर्ष्या दस उससे आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली और कम समयों के लिए उसको भाग्यवान समझकर, ठीक है ना, ईर्ष्या करने वाले और आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। तो ये उनका कहने का मतलब है, बट उसमें से मैं नहीं हूँ, ये इनका कहने का मतलब था। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे, एक दो बार पढ़ेंगे ना सब समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा अगर वो बड़ा लगे ना तो चुपचाप जैसे हम बता रहे हैं, बोल कर समझा रहे हैं, वैसे ही आपको लिख देना है। आप डरिएगा ना, ये पूरा फुल नंबर 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत चेंज करके ओनली लिखना होता है। अगला आ रहा है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वयं के विषय में क्या कहा है। मतलब प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वयं के विषय में क्या कहा है। तो स्वयं के विषय में लेखक क्या कहते हैं जी, यहाँ पे सब कुछ तो स्वयं के विषय में कह रहे हैं, ठीक है ना। स्वयं के विषय में यही नहीं कहते हैं जी कि अशोक को फूल को देखता हूँ तो मेरा मन उदास हो जाता है, तो यही तो स्वयं के विषय में है। चलिए मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे लिखा गया है कि गद्यांश में लेखक स्वयं के विषय में क्या कहते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे लेखक कहते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और बात कहते हैं कि लेखक ये बताते हैं कि मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन फूलों को देखकर उदास हो जाता है। मतलब लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, जबकि यहाँ पे लेखक यहाँ से अगर पढ़ेंगे कि वह बहुत दूरदर्शी होते हैं। मतलब लोग हैं ना, वो बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो सामने पड़ गया उसके जीवन की अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। मतलब उसके पूरी भविष्य की बातें बता देंगे। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं, ठीक है ना, मतलब वो कहते हैं मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं कि मैं देखकर किसी का भविष्य बता दूं। तो लेखक अपने बारे में यही बताते हैं कि मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं है, ठीक है ना। तो इसको बताने से उनको क्या आप समझ रहे हैं, इससे वो अपनी महानता और उदारता को प्रकट करते हैं कि वो कितने महान हैं, ठीक है। उनकी दृष्टि हो भी, फिर भी वो नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए बताया गया है। ये कहाँ आ गया भैया, ये तो देख लिए, यहाँ पे थे ना, यहाँ पे कि प्रस्तुत, यहाँ पे हम थे, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक ने स्वयं के विषय में क्या कहा है। लेखक ने स्वयं के विषय में क्या कहा है, लेखक ने स्वयं को अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बताया है। मतलब दूरदर्शी, उतने दूर की सोच वो उनका नहीं है। अपनी उदारता और महानता का परिचय दिया है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि लेखक ने स्वयं को अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बताकर अपनी उदारता और महानता का परिचय दिया है। तो ये बातें हैं जी। अगला यहाँ पे कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। मतलब यहाँ पे गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट करना है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक बताना चाहते हैं, ठीक है ना, सॉरी, प्रस्तुत गद्यांश में गद्यांश का उद्देश्य प्रकट कीजिए। मतलब इस गद्यांश का पूरा उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य यहाँ पे है, चौथा आंसर, कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक बताना चाहते हैं कि संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली और कम समयों के लिए भाग्यवान समझकर उससे आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है। मतलब सिंपल सी बात, यहाँ पे इस पाठ्य में उन्होंने यही हमें बताया है कि देखिए, यहाँ पे वो कहते भी हैं, क्या कहते हैं कि यहाँ पे देखा इसलिए सुंदर वस्तुओं को प्रस्तुत गद्यांश में इनको क्या उल्लेख मिलता है, उनकी प्राप्ति होती है। एक बार पढ़ लूँ मैं, पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि वस्तुओं का भाग समझकर मुझे कोई विशेष रस मिलता है,
ठीक है ना। कुछ लोगों को मिलता होगा वो बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन का अंतिम मुहूर्त का हिसाब लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इन फूलों को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरा मंतर्यामी ही जाने, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान लगा सकता हूँ। और यहाँ पे लिखा गया है, प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे उद्देश्य तो यही होना चाहिए। सही बात है जी, कि यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक बता रहे हैं कि संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली और कम समयों के लिए भाग्यवान समझकर आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है। मतलब लेखक ये हमें बता रहे हैं कि देखिए, मेरा मन फूलों को देख रहे हैं तो मेरा मन उदास हो जा रहा है, बट मैं किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहा हूँ। बट संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुंदर वस्तुएं होंगे या कोई आगे बढ़ रहा होगा तो उसको देखकर वो क्या करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, जलेंगे और उसको हतभाग्य करेंगे, कहेंगे उसका भाग्य खराब है, उसको डिमोटिवेट करेंगे। तो यही लेखक बताना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है संसार में, ठीक है ना। अंतिम हमारा यही आता है कि अंतर्यामी और दूरदर्शी शब्द का क्या बताइए, अर्थ बताइए। अंतर्यामी का मतलब हमने बता ही दिया है कि मन की बातों को जानने वाले को अंतर्यामी कहते हैं, और दूरदर्शी मतलब भविष्य की बातों को जानने वाला या भविष्य की बातों को बताने वाले को दूरदर्शी कहते हैं। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतर्यामी मतलब मन की बातों को जानने वाला, और दूरदर्शी मतलब भविष्य की घटनाओं को समझाने वाला, कि भविष्य में कौन कौन सी घटनाएं होंगी उसके बारे में बताने वाला, समझने वाला ही दूरदर्शी कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आए होंगे। आज के इस वीडियो में हम मात्र आपको हमने क्या कराया है, 3 ही इंपॉर्टेंट गद्यांश आपको कराया है इस चैप्टर का। तो मैं आशा करता हूँ कि कम से कम इस चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट गद्यांश आप जरूर तैयार करेंगे। अदरवाइज केवल मैं इतना कहूँगा, चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। बाकी आपकी इच्छा, अगर आप कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कोई दोस्त बात नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज कभी तो आपकी इच्छा होगी तो कभी तो आप करेंगे ही, बट हाँ कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारा आता है इंपॉर्टेंट गद्यांश। देखिए, गद्यांश का मतलब आप जानते होंगे। क्या जानते हैं दोस्त, कि एक पैराग्राफ आपको देगा, उसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन देंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है, 2-2 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 10 नंबर मिल जाएंगे। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर इसी में दिया होता है। अब हमें इसको कैसे लिखना है ये सब हम अभी आपको कराएंगे, समझ में आएगा, ठीक है ना। पहले मैं एक बार पढ़कर सुना दे रहा हूं कि यहाँ पे लिखा क्या गया है, ठीक है। चलिए, लिखा गया है कि रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन न्याश्रित है, ठीक है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की परिमाणिकता सूचित करती है, और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज, वस्तु अतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं होती। फिर से लिखा गया है कि सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीति रिवाजों और शैलियों की परंपरागत लिक पर चलने वाली भाषा भी क्या होता है, जनचेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ रहती हैं। फिर से लिखा गया है कि भाषा संपूर्ण युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, और ऐसी ही सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकता है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों का ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की क्या है, सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है, उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही क्या होती है, सोची नहीं जाती। तो ये हमारा एक पैराग्राफ दे दिया है, इसी प्रकार देता है। अब देखिए 5 क्वेश्चन है। मेरा एक आपसे ट्रिक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ।
कभी भी आपको जब ये ऐसा पैराग्राफ दे, 5 क्वेश्चन दे, आप सबसे पहले 1-2 बार, कम से कम मैं कहूँगा कि 2 बार से लेकर 3 बार एक पैराग्राफ को पढ़िएगा चुपचाप, बिना क्वेश्चन को देखे पैराग्राफ को पढ़िएगा। पढ़ लेंगे जरूर, आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद आते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट क्या करना है, क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन पढ़ना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ्य और लेखक का नाम लिखिए। यहां पे संदर्भ नहीं कहा, सीधा सा हमसे पूछा कि गद्यांश का पाठ्य का नाम बताइए और लेखक का नाम बताइए। तो ये बताइए इसके पाठ्य का नाम क्या है, पाठ्य का नाम। तो पाठ्य का नाम कोई भी जानता है कि हम किस पाठ्य को पढ़ रहे हैं, भाषा और आधुनिकता पढ़ रहे हैं। तो यही बात हम लिख देंगे, पाठ्य के नाम पर क्या लिखेंगे, भाषा और आधुनिकता। ठीक है ना, भाषा और आधुनिकता लिख देंगे। फिर से हम क्या लिखेंगे, नीचे फिर लिखेंगे लेखक, और लेखक में क्या लिख देंगे, लेखक में लिख देंगे प्रोजी सुंदर रेड्डी, प्रोजी सुंदर रेड्डी। ये हमारा हो गया जी। सिंपल सा तो है, सिंपल सा तो है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पाठ्य का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक है प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो यहाँ पे आपको सोच रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा, उस समय पे तो दिया नहीं होगा चैप्टर का नाम। तो देखिए भाषा और आधुनिकता कैसे पहचानेंगे, तो जब इसको 1-2 बार पढ़ेंगे समझेंगे तो उसमें आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए भाषा शब्द बहुत बार आया हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए भाषा और संस्कृत शब्द, देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे आया हुआ था, देखिए मान्यताओं शब्द आ रहा है, परंपरा शब्द आ रहा है, समाज शब्द आ रहा है, ठीक है ना, समाज शब्द आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे भाषा शब्द आ गया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे टोटल समाज, भाषा, यही सब चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है ना। रीति रिवाज शब्द मिलेंगे। तो इसी से हमें पहचानना है। जब आप चैप्टर पढ़े रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से है, तो उस तरीके से आप लिख लीजिएगा। वो भी हम अंत में जब एग्जाम आने वाला होगा ना, तो उस टाइम पे हम बताएंगे भी आपको ट्रिक से कि कैसे आप उसको तैयार करेंगे। उसके लिए हम ट्रिक आपको अलग से बताएंगे, ठीक है ना। वो उसी टाइम पे देना बेटर रहेगा। अभी आप, मैं कहूँगा कि अभी आप अच्छे से पढ़िए और ऐसे ही सोचकर आप लिख दीजिए कि किस चैप्टर से है, पढ़ते हुए पैराग्राफ में आपको पता चल जाए, ऐसे आप पढ़िए। उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या आता है, पहला हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। पाठ्य का नाम और लेखक का नाम ऐसे लिखेंगे, पहला कंप्लीट। देखिए उसको हमने लिखा हुआ है, कैसे आप लिखेंगे। उपयुक्त गद्यांश का पाठ्य और लेखक का नाम पूछे तो आप चुपचाप क्या करेंगे दोस्त, चुपचाप आप लिखेंगे पाठ्य का नाम और भाषा और आधुनिकता। लेखक का नाम फिर से यहाँ पे लिखेंगे प्रोजी सुंदर रेड्डी। इतना लिख देंगे, काम कंप्लीट होता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या करें। अब यहाँ पे रेखांकित अंश है, देखिए यहाँ पे एक रेखा द्वारा यहाँ तक दर्शाया गया है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दर्शाया गया है। तो दो यहाँ पे, एक ये प्राथमिक रेखांकित अंश है और यहाँ पे ये द्वितीयक रेखांकित अंश है। तो पहले हम इसको बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो कहा यह जा रहा है कि रमणीयता और नित्य तनु क्या है, नित्य नूतनता क्या है, अन्योन्य आश्रित है। मतलब इसका मतलब क्या है, रमणीयता का मतलब होता है सुंदरता, और क्या होता है नित्य नूतनता का मतलब होता है कि जिसको हम देखें ना तो हमेशा ताजगी जैसा हो, ताजगी महसूस हो, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि सुंदरता और जो क्या है, सुंदरता है और जो ताजगी है वो क्या है, एक दूसरे पर आश्रित हैं, ठीक है ना। सुंदरता और ताजगी जो है वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। फिर से यहाँ पे यही कह रहा है कि रमणीयता मतलब सुंदरता के अभाव में, रमणीयता मतलब सुंदरता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। मतलब जिसके पास सुंदरता नहीं है उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान्य नहीं है। यही बात पहले आपके लाइन में बताया गया है। क्या बताया गया कि सुंदरता और जो ताजगी है ना वो एक दूसरे पे क्या है, अन्योन्य आश्रित, मतलब आश्रित है, एक दूसरे से निर्भर है।
और उसके बाद ये कहा जा रहा है, लेखक हमसे कह रहे हैं कि सुंदरता है ना, सुंदरता, रमणीयता मतलब सुंदरता के अभाव में कोई चीज मान्य नहीं है। मतलब सुंदरता के अलावा, मतलब जिस वस्तु के पास सुंदरता नहीं है, जिसके पास सुंदरता नहीं है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो बताइए पहला आपको समझ में आया या नहीं? तो पहले हम रेखांकित अंश को बता देते हैं। देखिए हमने लिख दिया है कि क्या लिखा है हमने कि प्रथम रेखांकित अंश, क्या हमने लिखा है कि रमणीयता मतलब होता है सुंदरता और नित्य नवीनता, ठीक है ना। तो नित्य नवीनता मतलब होता है हमेशा नई ताजगी। तो सुंदरता और हमेशा नई ताजगी एक दूसरे पर क्या होती हैं, निर्भर करती हैं, निर्भर रहती हैं। फिर से अगर सुंदरता ना हो तो कोई भी चीज का महत्व नहीं रहता। तो यहां तक आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे यही कहा गया ना कि सुंदरता जो है ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं है। उसी के बारे में फिर से यहाँ पर आप एक्सप्लेन और भी चाहे तो कर सकते हैं, बट मोस्टली हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका करके दिखा दिया है, ठीक है ना। तो इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद अब आता है हमारा द्वितीयक रेखांकित अंश, जिसको अभी हम यहाँ पे कराएंगे जी। अभी हम इसको भी बता देते हैं क्या यहाँ पे कह रहा है। देखिए द्वितीयक रेखांकित अंश में हमें ये कह रहा है कि भाषा संपूर्ण योग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। मतलब क्या है कि जो भाषा है ना वो क्या है, संपूर्ण, मतलब भाषा जो है वो सभी योग चेतना का क्या है, अभिव्यक्त का एक सशक्त माध्यम है। मतलब भाषा संपूर्ण योग चेतना का एक शक्तिशाली माध्यम है, ये कहा जा रहा है। और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकता है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों का ग्रहण कर सके। मतलब यहाँ पे ये कहा गया ना कि भाषा सभी योग चेतनाओं में क्या है, सभी योग चेतनाओं में क्या है, सबसे सशक्त माध्यम है, मजबूत माध्यम है, शक्तिशाली माध्यम है। और भाषा तभी जाकर सशक्त हो सकता है, मजबूत हो सकता है जब वो सही समय में, ठीक है ना, जब वो सही समय में सही मुहावरों का, सही शब्दों का क्या करे, ग्रहण करे, इस्तेमाल करे। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। तो वही बात यहाँ पे लिखा भी गया है। क्या लिखा गया है कि भाषा पूरी योग चेतना को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। मतलब भाषा पूरी योग चेतना को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त मतलब व्यक्त करने के लिए एक सशक्त माध्यम है, लेकिन वह तभी ताकतवर हो सकता है, मतलब शक्तिशाली बन सकता है जब वह समय के अनुसार शब्दों और मुहावरों को अपनाए। समय के अनुसार ही अच्छे शब्द और मुहावरे को अपनाएगा, तभी जाकर वो शब्द शक्तिशाली होंगे, ठीक है ना। ये बातें कहेंगे। आशा करता हूं दूसरा आपको समझ में आ गया होगा, 2 नंबर मिल गया। तीसरा हमारा आता है सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है। यहाँ पे सर्जक के मौलिक उपाधि का प्रमाण। तो यहाँ पे देखिए कुछ शब्द है ना जिसको आपको पॉइंट में नोट डाउन करना पड़ेगा। जैसे सर्जक का मौलिक उपाधि का प्रमाण क्या है, तो यहाँ पे देखिए आप इसको ढूंढना पड़ेगा कि सर्जक के मौलिक उपाधि का प्रमाण इसमें कहाँ पर है। तो ढूंढिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे आ गया शब्द सर्जक के मौलिक उपाधि का प्रमाणिकता। तो यहाँ पे कह रहा है सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि का क्या है, प्रमाणित सूचित करता है। मतलब यहाँ से आप लिख के और यहाँ तक आप चुपचाप ये आप आंसर किसका लिख सकते हैं, तीसरे का आप लिख सकते हैं। तीसरे का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, काम कंप्लीट हो गया। या इसी को मतलब क्या होता है कि हमेशा जो ताजगी होता है, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर्जक की मौलिक उपाधि का प्रमाण क्या है। तो इसको हमने लिखा है सर्जक की मौलिक उपाधि का प्रमाण उसकी रचना में नित्य नवीनता। नित्य नवीनता का मतलब ये होता है हमेशा कुछ नया और ताजगी होना, ठीक है ना, ताजगी होना है। मतलब सिंपल सी बात है, सर्जक की मौलिक उपाधि का प्रमाण उसकी रचना में नित्य नवीनता है। और नित्य नवीनता का मतलब होता है हमेशा कुछ नया और ताजगी होना, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, या जैसे अगर ये ना समझ में आए तो आप चुपचाप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, काम कंप्लीट, 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
अगला हमारा आता है इंपॉर्टेंट कि किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता। देखिए यहाँ पे शब्द आया ना कि किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ पे देखिए जकड़ा हुआ समाज अभी आपको मिला था। देखिए यहाँ पे देखेंगे आप कि जकड़ा हुआ, तो इससे थोड़ा सा पहले आते हैं कि सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है ना, तो यहां तक आपका हो गया। किसका, कैसी, तो जो सड़ी गली क्या होती है, परंपराएं होती हैं, परंपरागत लिंक को क्या कर सकते हैं, चलाने पर वो क्या होता है, मतलब सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ जो समाज होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये हमारा 4th नंबर का हो जाएगा जी, 4th नंबर का। या तो ऐसे लिखते हैं या इसी को हमने अच्छे से लिखा हुआ है कि सड़ी गली और ऋण मान्यताओं, ऋण मतलब कठिन मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता। सिंपल सा तो है। फिर से अगला हमारा आते हैं जो है कि रमणीयता और उद्दिष्ट का शब्द का अर्थ बताइए। रमणीयता मतलब होता है सुंदरता और उद्दिष्ट मतलब क्या होता है, उद्देश्य, उद्देश्य होता है जी, उनका क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे रमणीयता का मतलब सुंदरता है या आकर्षण कह सकते हैं, और क्या है उद्दिष्ट मतलब होता है लक्ष्य, टारगेट या उद्देश्य भी हम कह सकते हैं, क्या उद्देश्य है। ठीक है ना, तो ये है आपका पैराग्राफ का आंसर जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले आप इसको आंसर को पहले स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए, चलिए इसको भी आप ले लीजिए, उत्तर इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, चलिए देखिए थोड़ा सा समय लग रहा होगा, मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं, समय लगने दीजिए, आप समय अच्छे जगह पर दे रहे हैं, अच्छे से समझिए। ये सभी इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम करा रहे हैं, ये ऐसे ही आपको नहीं मिले, कितना मेहनत किया गया वो मैं जानता हूँ, तब जाकर ये आपको अपन मतलब आधे घंटे की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं बहुत मेहनत के बाद। तो थोड़ा सा मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्त, ठीक है ना, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जिन भी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा वो हमें रेड इमोजी भेजना नहीं भूलेंगे, अब वो कमेंट में भी बता देंगे कि हाँ आपको समझ में हमको आ रहा है सर, ठीक है ना। किस पर आपको टॉपिक चाहिए वो भी आप बताइएगा, ठीक है ना। इतना आप कर देंगे बहुत है जी, कर दिए होंगे। जिनको मुझे आशा है कि जो स्टूडेंट मुझ पर विश्वास किए हुए हैं जरूर वो सब्सक्राइब और इमोजी तो भेज ही दिए होंगे। चलिए कोई नहीं जी, हम पढ़ते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला हमारा आता है भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंश है, अंग है, ठीक है ना। संस्कृति परंपरा से निशस्त्र होने पर भी क्या होता है, परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारकों के प्रभावों के कारण उत्पन्न नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की क्या है, महत्व आवश्यकता है। तो ये एक हमारा पैराग्राफ है जी। मैंने कहा ना कि एक दो बार सबसे पहले पैराग्राफ पढ़िएगा, उसके पढ़ने के बाद 3 से 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे, प्रत्येक 2-2 नंबर का है। अब सीधे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश का देखिए, पाठ्य का नाम और लेखक का नाम पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे पढ़ेंगे ना तो देखिए पहला ही शब्द हमारा भाषा आ गया, ठीक है ना, दूसरा ही शब्द संस्कृत आ गया, संस्कृत आ गया। तो इससे हमें पता ये चलता है दोस्त कि ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। तो हम चुपचाप पाठ्य का नाम लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही आप लिख देंगे कि पाठ्य का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो बताइए ये 2 नंबर आपका क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये 2 नंबर पहले आपको मिल जाएगा। फिर दूसरा हमारा आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब 2 नंबर का है जी रेखांकित अंशों की व्याख्या। यहाँ पे क्या है वो हम आपको बता देते हैं, समझिएगा। चलिए यहाँ पे ये कह रहा है कि वैज्ञानिक आविष्कारकों के प्रभाव के कारण उत्पन्न नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषाओं के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि ना वैज्ञानिक जो आविष्कार होते हैं, खोज होते हैं, उनके प्रभावों के कारण नई जो सांस्कृतिक हलचलें हैं, ठीक है ना, उनके शाब्दिक रूप देने के लिए, मतलब एक अच्छा रूप देने के लिए क्या है, देने के लिए भाषाओं को परंपरागत प्रयोग
पर्याप्त नहीं है, मतलब एक अच्छा शब्द प्रयोग नहीं है। देखिए यहाँ पे सब कुछ हमने लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा गया है, वैज्ञानिक खोज और आविष्कारकों से समाज में नई नई सांस्कृतिक गतिविधियों से उत्पन्न होती हैं। इन नई परिस्थितियों और विचारों को शब्दों में प्रकट करने के लिए केवल पुराने शब्द पर्याप्त नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारकों से समाज में नई सांस्कृतिक गतिविधियां उत्पन्न होती हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जानते हैं कितना का है, यहाँ से यही है, वैज्ञानिक आविष्कारकों के प्रभाव के कारण नई सांस्कृतिक हलचलों तक ये आपका है, यहीं तक है जी, यहीं तक का आपका यही है कि जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों का जो आविष्कार है ना, उसके प्रभाव के कारण जो उत्पन्न हमारा क्या है, जो वैज्ञानिक खोज और आविष्कारकों के कारण जो समाज में नई नई सांस्कृतिक गतिविधियां उत्पन्न होती हैं। फिर से यहाँ पे लिखा गया, इन नई परिस्थितियों और विचारों को शब्दों में प्रकट करने के लिए केवल पुराने शब्द पर्याप्त नहीं है। मतलब वही बात यहाँ पे इसी का मतलब बताया गया है कि यहाँ पे कह रहा है कि नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए शब्दों के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। मतलब नए नए शब्दों को देने के लिए हमारे पास जो पुराने शब्द है वो पर्याप्त नहीं है। फिर से लिखा गया है, इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मतलब अगर हमें क्या करेंगे, नए प्रयोगों के लिए, नए शब्दों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नए शब्दों के लिए भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें नए शब्दों की खोज करना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पे लिखा भी गया है। क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि इसलिए भाषाओं में नए शब्दों और प्रयोगों की आवश्यकता पड़ती है, ताकि बदलते समय की मांग पूरी हो सके। देखिए एक दो बार आप पढ़ेंगे ना, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। संस्कृत है, संस्कृत में कुछ यहाँ पे ज़्यादा शब्द ये होते हैं जिसको आपको पढ़ने में थोड़ा कठिनाइयाँ हो सकती हैं, बट कोई नहीं दोस्त, मैं यही कहूँगा, आपको हम ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा बहुत मतलब इसको अनुवाद करने उनको अच्छे तरीके से ना आए। देखिए इसका मतलब मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूँ, जो ये लिखा गया है ना, इसमें थोड़ा बहुत ही आपको चेंज करना होता है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत चेंज करके आप लिख देंगे ना, आपको फुल नंबर मिलेंगे, इसके मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इसमें चेंज करके आपको लिख देना है। अब कुछ भी ना है ना, तो थोड़ा चेंज करके यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, तब भी मिल जाएंगे। या सबसे बेटर है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये 2 लाइन आप तैयार भी तो कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, इसीलिए तो हम यहाँ पे लिखवाए हुए हैं अच्छे तरीके से, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा आता है कि प्रस्तुत अवतरण, ठीक है ना, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बातों पर बल दिया है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि प्रस्तुत ये जो गद्यांश है ना, इसके माध्यम से लेखक ने किस बातों पर क्या किया है, बातों पर बल दिया है। तो यहाँ पे किस बातों पर उन्होंने बल दिया है, तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि लेखक ने इस बातों पर बल दिया है कि भाषा को समय और विज्ञान के प्रगति के अनुसार बदलना और नए शब्दों को अपनाना जरूरी है, ठीक है ना। ये बात कह ही रहे हैं कि लेखक कि समय के अनुसार नए शब्दों को, नई तकनीकियों को अपनाना क्या है, आवश्यक है। तो ये याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है जी। अगला आता है संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है। तो संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है, तो देखिए भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। तो यहाँ से ही लेकर यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या रहा है ना, संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है, तो वो क्या है, भाषा है। तो भाषा संस्कृत का एक अटूट अंग है, तो ये लिखा गया भाषा संस्कृत का एक अटूट अंग है, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे लिखा गया है कि किसकी गतिविधि, मतलब किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो किसकी प्रगति, विज्ञान के प्रगति, मतलब किसकी गति विज्ञान के प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो यहाँ पे देखिए किस, मतलब उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसकी गति,
मतलब जो सांस्कृतिक परंपरागत है ना, परंपरा है ना, संस्कृति जो परंपरा है उसकी जो गति है विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, यही हमारा हो जाएगा। तो ये लिखा गया है संस्कृति की गति जो है ना वो विज्ञान के प्रगति के साथ जोड़ी जाती हैं। आशा करता हूँ समझ के होंगे, याद कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए इसका भी ले लीजिए। हाँ जी, देखिए लगभग हम इसीलिए आपको ये सब लिखवाए, इसीलिए हमने ये सब कुछ समय देकर एक एक करके अच्छे से लिखा हुआ है, जिससे प्रत्येक स्टूडेंट जिनको थोड़ी दिक्कत आती है वो इसको याद कर लेंगे। अभी बहुत समय है, आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा आता है तीसरा, इन्वर्टर मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा जी, थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरुद्ध है, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है यदि भाषा की विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों के गठन भी अनजाने में अन्यास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अवकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम में प्रयुक्त हो, साहित्यिक दायरे में कतई ग्रहणीय नहीं। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन शब्दों के मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती। तो ये हमारा एक क्या है, एक पैराग्राफ है। देखिए इतना बड़ा पैराग्राफ दिया है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं, हमें केवल इतना ही समझना है कि ये किस पाठ्य से है। तो पहले ही हमें पता चल गया, भाषा आ गया शब्द बार बार, देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, ठीक है। तो भाषा शब्द आया है, तो इससे मतलब भाषा और आधुनिकता शब्द से है। तो गद्यांश का पाठ्य और लेखक का नाम कह दिया, तो आप लिख देंगे ना पाठ्य का नाम, लेखक का नाम, ऐसे लिख देंगे। फिर दूसरा आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या। मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका मतलब क्या है, यही ना है जी, भाषा का साधारण इकाई शब्द है, मतलब भाषा का जो मूल इकाई है, मौलिक इकाई है, वो क्या है जी, वो शब्द है। मतलब शब्द के बिना भाषा का कोई भी अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। यहाँ पे लिखा गया है भाषा शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुर्गम है, मतलब यदि शब्द ना हो तो भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है, यदि भाषा में क्या होता है, विकासशीलता शुरू होती है तब, ठीक है ना। तो ये हमारा यही है जी। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, रेखांकित अंशों की व्याख्या में हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि भाषा का सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई, महत्वपूर्ण मतलब मौलिक इकाई क्या है, शब्द है। अगर शब्द ना हो तो भाषा का अस्तित्व मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है ना। भाषा में बदलाव या विकास की शुरुआत सबसे पहले शब्दों से होती है। भाषा में यदि बदलाव करना है तो सबसे पहले उसके शब्दों में बदलाव करना पड़ेगा। तो ये हमारा पैराग्राफ का रेखांकित अंश हो गया। कुछ ना है ना, थोड़ा बहुत इसमें चेंज करके आप लिख देंगे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत चेंज कर लिख देंगे। रेखांकित अंशों की व्याख्या में आपको 2 नंबर मिल जाएगा दोस्त, टेंशन ना लें आप, ठीक है ना। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन आता है कि भाषा का विकासशीलता कैसे शुरू होती है। तो देखिए भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है, कब शुरू होती है जी, तो शब्दों के स्तर पर नहीं, मतलब यहाँ पे भाषा की विकासशीलता शुरू होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि भाषा की विकासशीलता शब्दों के स्तर पर शुरू होती है, मतलब शब्दों के स्तर पर शुरू होती है जी। किसके, यहाँ पे लिखा गया भाषा की विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही,
शब्दों के स्तर पर ही कहा गया है, मतलब शब्दों के स्तर पर ही भाषा की विकासशीलता शुरू होती है, ठीक है ना। तो यहां से लेकर आप यहां तक लिख दें या ये लिख दें कि शब्दों के स्तर पर ही भाषा की विकासशीलता शुरू होती है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर से अगला हमारा कहता है कि अवकृत ढंग और मूल प्राकृतिक का क्या आशय है। अब यहाँ पे अवकृत ढंग यहाँ पे शब्द आया होगा और मूल प्राकृतिक शब्द आया है, आप ढूंढ लीजिए यहाँ पे। इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है क्या है, तो अवकृत ढंग का मतलब है बिना बदले हुए, जैसे मूल रूप में हो, ठीक है ना, ये आपका मतलब हो गया। ये भी है क्या है, ये लिखते हैं। अब मूल प्राकृतिक का मतलब है भाषा में अपना स्वभाव, ठीक है ना, या रूप और नियम, इसका मतलब है जी मूल प्राकृतिक का मतलब। आशा करता हूँ आप इसको याद कर लेंगे। अगला हमारा आता है किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व दुर्गम है। तो किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व दुर्गम है, शब्द के अभाव में। यहाँ पे लिखा गया है कि भाषा का साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व दुर्गम है। तो यहाँ पे कह रहे किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व दुर्गम है, तो वो क्या है, वो हमारा शब्द है जी, क्या है, शब्द है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि शब्दों के अभाव में भाषा का अस्तित्व क्या है, दुर्गम है, क्या है जी, दुर्गम है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले ना आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए, ठीक है जी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमने इतने मेहनत करके आपको बताया है, आपको समझ में जरूर आए होंगे। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छे तरीके से नहीं समझ में आती हैं। क्यों नहीं आती, इसका कारण ये है दोस्त कि हमने क्लास 11th में, क्लास 10th में उतना फोकस किया ही नहीं। सीधे क्लास 12th में हम पढ़ाई कर रहे हैं ज़्यादातर हिंदी पर भी, कि हिंदी में हमारा अच्छा नंबर आ जाए। तो इसके लिए थोड़ी कठिन शब्द मिलेंगे, थोड़ा कम समझ में आएगा, बट आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार हिंदी को आप पढ़िए तो आपको समझ में आने लगेंगे। कुछ ना समझ में आए तो उसको याद करने का भी प्रयास करें, मैं यही कहूँगा। अदरवाइज बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ कि सबसे पहली बात, आप जानते हैं क्लास 12th हिंदी आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा नंबर स्कोर करना होता है। तो स्पष्ट रूप से मैं बता दूँ तो आपका ओनली हम 99 रुपये में आपकी पूरी हम हिंदी का नोट्स दे रहे हैं, जिसमें हम क्या दे रहे हैं ये समझिएगा। हम आपको चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट आपका सबसे पहले 200 लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, फिर इंपॉर्टेंट गद्यांश है, इंपॉर्टेंट पद्यांश है, फिर जीवन परिचय है, कहानियां हैं, खंडकाव्य है, संस्कृत पद्यांश है, श्लोक है, पत्र लेखन है, निबंध है। ये सब कुछ आपको मात्र 99 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो इस नोट्स को लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कीजिए, वहां पे कहिएगा सर हमें क्लास 12 हिंदी का कंप्लीट नोट्स चाहिए या इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए। ऐसे मैसेज कर देंगे, आपको नोट्स सेंड कर दिया जाएगा ओनली 99 रुपए में जी। नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा।